अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस में रहमान मलिक साहब को भी अब नाअहल करार दिया गया। उन्होंने कहा कि जी ही इज़ नो मोर दी मेंबर ऑफ सेनेट, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच में, जिसको हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार महमूद चौधरी साहब। उन्होंने कहा जी ये नाअहलियत की बात हो रही है। आपको याद होगा कि नेशनल असम्बली की MNA फरनाज इस्फहानी साहिबा को भी नाअहल करार दिया गया। 3 बड़े नाम और जो सामने आए में डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, साबिर बलोच साहब, और उनके अलावा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी, और 14 दीगर पार्लियामेंटेरियन के नाम आ रहे हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर भी बात की जाएगी। लेकिन जिस तरह कि आप जानते हैं कि कल फिर क्वेटा में बदअमनी की एक लहर ने फिर जन्म लिया। एक वेल्डिंग की दुकान जो कि ओन करते थे वहाँ पे कुछ हज़ारा कम्युनिटी के लोग, उन पर फायरिंग की गई और उनको मार दिया गया, और टोटल 6-7 अफराद वहाँ पर हलाक हुए। ये वो टाइम था जब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये दौरा था। और बलूचिस्तान के, क्योंकि ये तो मैंने काफ़ी पहले भी प्रोग्राम किया, लेकिन अभी भी हमारे पास जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, नासिर अली शाह साहब जो कि मेंबर है नेशनल असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्वेटा से MNA। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा शाह साहब। और बात का आगाज़ भी मैं चाहूँगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है, मैं चाहता हूँ कि बजट पर भी बात करें, लेकिन प्रोग्राम के अगली ब्रेक में कर लेंगे। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन इन करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी। लेकिन शाह साहब ये फरमाइएगा कि ये जो कल फिर एक बदअमनी की फ़िज़ा, ये क्या मैसेज था और किसकी तरफ से था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे क्वेटा। मैं तो ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब के क्वेटा जो ही वो पहुँचा है, मेरा ख्याल है शायद जहाज़ लैंड किया है या लैंड कर गया था। तो ये सिरकी रोड पे ये वाक़या हुआ है और 6 लोगों को शहीद किया गया, जिसमें एक पुलिसमैन भी है। गरीब लोग थे, वेल्डर थे, वेल्डिंग करते थे। मगर अफसोस की बात यह है कि फिर स्टेटमेंट आती है पुलिस की तरफ से कि ये अफ़गानी थे। क्या ये अफ़गानी थे? पहले तो ये देखते हैं कि अफ़गानी थे, क्या अफ़गानी इंसान नहीं है? और फिर ये अफ़गानी जो आप कहते हैं, इसको तो शनाख्ती कार्ड आप लोगों ने दिए, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड दिए। जिस वक्त हम कहते थे कि खुदा के लिए, मतलब जो अफ़गानी अफ़गानिस्तान से आते हैं, जिस ज़माने में 35 लाख अफ़गानी आए, बिल्कुल दुरुस्त, अफ़गानिस्तान से, हमने उसको रिफ्यूजी बनाया, रिफ्यूजी कैंपों में हमने रखा, जिसके एवज़ हमने बहुत से डॉलर लिए, कंटेनर डॉलर हमने ली। तो इसी अफ़गानी के नाम पे हमने ली, ठीक। और ये अफ़गानी आके या KPK में या बलूचिस्तान में आके बस गए। एज ये रिफ्यूजी कैंपों में थे, कैंपों से शहरों में आ गए। उनको फिर आपने शनाख्ती कार्ड दी, पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड ली उन्होंने। किसने दी? ये किसकी कमज़ोरी है? ये रियासत की, हुकूमत की कमज़ोरी है। जिस वक्त हमें डॉलर की ज़रूरत होता है, हम कहते हैं कि ये ठीक है, ये हमारे भाई है। जिस वक्त अगर उनके साथ कोई बात आ जाती है इंतज़ामिया पे या उसकी कमज़ोरी पे या हुकूमत की कमज़ोरी होती है, फिर हम कहते हैं कि ये अफ़गानी है। शाह साहब, मुझे ना अभी आपसे ब्रेक से प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बात करते, मुझे एक फुटेज भेजी किसी ने उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और उसमें बिल्कुल तालिबान स्टाइल के लोग हैं, पगड़ियाँ पहनी हुई और मुँह छुपाए हुए हैं। 2 ने उनमें रॉकेट लॉन्चर पकड़े हुए हैं, 4-5 के पास क्लाशनकोफ हैं, एक के पास पिस्टल है, और एक उसमें मज़े की बात यह कि उसमें जो मारने वाला है एक बुजुर्ग आदमी भी है। और एक बस को रोका है, और उस बस में टोटल वो थे जो कि शिया बरादरी थी, और वो सब के सब वहाँ से जा रहे थे, या तो ज़ायरीन थे गालिबन, या फिर वो लोग थे जो कि किसी भी वजह से इकट्ठे थे और जा रहे थे। और उस बस में से पहले तो अंदर घुस के फायरिंग की गई, और फिर जो जख्मी थे उनको निकाल करके एक एक को शूट किया गया। और फिर जब कैमरा, और एक बंदा उसमें से वो है जो ये फिल्म बना रहा है, और फिर उसने क्लोजअप जब दिखाया तो ज़्यादातर उनके शक्ल से आप पहचान सकते हैं कि हज़ारा है वो। और 7 नारे मारे जा रहे। मैं हैरान हो गया कि अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं मारने वाले, और शिया को मैं तो कहूँगा बिल्कुल इस पर मैंने गलत बात कि काफिर करार दिया जा रहा है। और अब मुझे आप ये बताएं कि ये मारने वाले भी खुद, मरने वाले भी पाकिस्तानी, और हमें तो फिर मेरे ख्याल में बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं, हम तो अपने दुश्मन खुद हैं। शाह साहब बिल्कुल, ये जो आपने बात की, देखे ना, ये होता क्यों इस तरह? जो अनासिर कहें उसको, या उसको क़ुव्वत कहें आप उसको, जो पीछे है, बिल्कुल तालिबान स्टाइल, ठीक है ना, जो उसकी बैक में है, वो समझते या ये है
कि हज़ारा जो है उसका इंटरेस्ट ईरान के साथ है, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। ईरान के साथ ज़रूर शायद हमारी मजहबी इन्फ्लुएंस हो, मगर ईरान की पॉलिटिक्स हमने ना आज तक की है, ना ईरान की पॉलिटिक्स हम करते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स करते हैं, हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करते हैं, और हम बलूचिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, हम उसकी पॉलिटिक्स करते हैं और उनकी मफादात को मद्देनज़र रखकर हम सियासत करते हैं। और एक और वजह है, दूसरी वजह यह है कि ये समझते हैं कि चूँकि हमारी आबादी अफ़गानिस्तान में भी है, ठीक है, तो अफ़गानिस्तान में भी हमारी बड़ी आबादी है, 22-23% हमारी आबादी है वहाँ पे। अब वहाँ 22% बड़ी आबादी है, तो वहाँ पे जो हज़ारा ट्राइब है वो शमाली इत्तेहाद के साथ है। शमाली इत्तेहाद के जो इन्फ्लुएंस है या उसकी जो राबिता है वो इंडिया के साथ है, तो ये भी एक इसकी वजह में बताऊं। आप ये एक वजह वर्सेस तालिबान हो गया ना, देखो ना, वहाबिज़्म को उसके साथ अपने आएंगे। मैं आपको बताता हूँ ना, जो कुव्वतें मैंने कहा उसकी बैक पर है। देखो ना, ये लोग गिरफ्तार क्यों नहीं होते? ठीक, ये लोग आज तक किसी ने किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार किए नहीं किए, किसी ने आज तक कोई दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं, कोई टारगेट किलर गिरफ्तार नहीं हुई, कल जो हुआ है अभी गिरफ्तार नहीं हुए। ये सिलसिला 12 साल से चला आ रहा है। आखिर हमारे पास एजेंसियां हैं, हमारे पास 9-10 एजेंसियां हैं, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास फोर्सेस है। ये क्या ये लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते? ये क्या ये ज़मीन में चला जाता है, आसमान में? बात ये नहीं है। बात असल में ये मैंने जो आपको की ये है कि वो समझती ये है कि हमारी जो इंटरेस्ट है वो अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान की हज़ारों के साथ, जबकि नहीं है। ठीक है, हमारे कौमियत है ज़रूर, मगर हम उस अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं करते। मैंने आपको एक चीज़ सफ़ा बता दूँ। ठीक, तो ये बातें सारी जो हो रही है और इसकी जो बुनियाद रखी गई है, इसकी बुनियाद तो आप देखें 78 से रखी गई। 78 से शाह साहब, अगर आप इजाजत दें, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद यहीं से बात दोबारा शुरू करते हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी नाज़रीन। अभी मैं ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने, मेंबर है नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले बात हो रही थी शाह साहब से रिगार्डिंग दी, अगेन अब ये शाह साहब भी कहते हैं कि 1 साल पुराना मसला है और ये एक मैं कहूँगा जी कंटिन्यूस मसला चल रहा है, ये जो हज़ारा कम्युनिटी को बाय डिज़ाइन टारगेट किया जा रहा है और मारा जा रहा है, और जिस तरीके से एक इंतशार फैलाने की कोशिश है, और बल्कि कोशिश तो नहीं, मैं कहूँगा बड़ी हद तक कामयाबी भी अगर देखा जाए। मैंने उस हवाले से नहीं कहा, मैंने कहा वो जो आपने कहा कि एक सब उस वाक़े को 1 साल हुआ है, जो ईरान वाला जो तफ्तान वाला रास्ता था, मस्तूम वाला, वो उसके हवाले से 1 साल हो गया। उसके हवाले तो मैंने कह दिया उसमें कांस्टेंट। देखिए ना, बीच में कल प्राइम मिनिस्टर साहब कोयटा पहुंचते, उससे पहले जो है 6 अफराद को जो है वो मैंने आपसे यही पूछा था कि ये पीएम के लिए कोई मैसेज था, ये था क्या? ये क्या ये आपस में जो टॉक्स होनी थी या माहौल जो था उसको खराब करने की कोशिश थी? देखिए ना, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं ना कि पीएम साहब का जाने से कोई मसला तो बलूचिस्तान का हल नहीं हुआ है, या 2-4 दिन वहाँ रहने से या 2-4 पैकेज ऐलान करने से कि NHA को हम पैसे रिलीज़ करेंगे, हम रोड्स बनाएंगे, या ये जो कोयटा खुशदार रोड है, कोयटा कराची रोड है, ये जल्दी बन जाए, क्या इससे बलूचिस्तान का मसला इसी में फंसा हुआ है, या बलूचिस्तान का मसला और कुछ है जो बलूचिस्तान से ये 64 साल में जो ज़्यादतियाँ की गई है, ये जो उसका पॉलिटिकल मसला है, मसला वो है। मसला देखे ना, मसला बलूचिस्तान का बहुत नाजुक है। मसला उस तरफ जा रहा है जहाँ पर जिस तरह मसला आपका बांग्लादेश बना है, बलूचिस्तान का मसला उस तरफ जा रहा है। लोगों को आप देखें कि लोगों क्या कर रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान, पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं लोग आज़ादी मांग रहे हैं, ओपनली आज़ादी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं आज़ादी? हर बंदा तो आज़ादी नहीं मांग रहा ना। एक मिनट ना, आप बात सुने ना। अब जो मांग रहे, क्या उसके साथ आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे? क्या उनके साथ आप नहीं पूछेंगे उनसे कि भाई आप क्यों मांग रहे हो, आप ये बात क्यों कर रहे हो, पाकिस्तान में रहते हुए आप ये बात क्यों कर रहे हो, या बलूचिस्तान में रहते हुए आप ये बात क्यों कर रहे हो? क्या आपने उससे बात की? नहीं की। आज तक किसी गवर्नमेंट ने या किसी हुकूमत ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। फिर रहमान मलिक साहब के बड़े बयान आते हैं जी, हम नाराज बलोचों से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनके केसेस खत्म कर देंगे, सिवाय एक वो मरीज साहब वाला जो केस है। फिर चीफ जस्टिस जाकर क्या किया? चीफ जस्टिस ने जाके सफा तौर पर यह कहा कि इसमें FC इन्वॉल्व है,
मिसिंग पर्सन में एफसी इन्वॉल्व है। मेरे पास शवाहिद है, कहा नहीं कहा। पुलिस वाले आकर वो रोते हैं कि भाई मुझे गिरफ्तार किया जाए, मैं मजबूर हूँ। गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान खुद स्टेटमेंट देते हैं कि जो गैर फाल हो चुका है, बलूचिस्तान असेंबली जो है बिल्कुल फेल हो चुका है, खुद कह रहा है। कौन कह रहा है? गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान कह रहा है, देखिए चीफ जस्टिस कह रहा है। वो यही 2 महीना पहले मैं इसी पार्लियामेंट की दरवाजे पे धरना मैंने इसी वजह दी कि खुदा के लिए बलूचिस्तान को बचाओ, बलूचिस्तान पाकिस्तान पीएम का जो विजिट था, आप लोगों से देखो, आप इंडिया के लोग इंडिया से बात कर सकते हो, आप उन लोगों से बात नहीं कर सकते हो क्या? वो उससे अगर आपने बैठकर मुज़ाकरात की, डायलॉग की, तो क्या उसे नहीं कर सकते हो? पीएम ने जाके क्या कहा? पीएम ने भी उस दिन मेरा ख्याल है इसमें जो आला सती इजलास इस्लामाबाद में बुलाया था, उसने भी ये कहा कि जो बैरूनी मुल्क बैठे हुए या अंदरूनी मुल्क बैठे, मैं सबसे बात करूंगा। तो इक़दाम क्यों नहीं की जाती है? सॉलिड इक़दाम होनी चाहिए और अमली इक़दाम होनी चाहिए, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़े जायज़ गिले शिकवे, एक तो इनकी कम्युनिटी के साथ, एक तो वैसी बलूचिस्तान में ज्यादती और कत्ल गारत का एक बाजार गर्म हुआ हुआ है, और दूसरी तरफ इन जनरल एक आम बलोची के हवाले से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल नजर आ रहे हैं। जिस तरह वो कह रहे हैं कि वहाँ पे आज़ाद, तो आप समझ रहे हैं कि हालात वाकई हाथ से निकल गए हैं? मसले मसाइल का जो वजह है जो बयान की जा रही है बकौल दीगर लोगों के FC इज़ द प्रॉब्लम, एजेंसीज आर द प्रॉब्लम है क्या और हल क्या है? देखिए फैसल, गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान का जो मसला है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत पेचीदा है, बड़ा कम्प्लेक्स शक्ल इस वक्त ये इख्तियार कर चुका है। लेकिन ये कहना कि हालात जो हैं वो इस वक्त इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि काबू से बाहर हो गए हैं, या बहुत देर हो चुकी है, तब्दीली इतनी आ चुकी है कि जो अब हालात वापस मामूल पे लाना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन उसके लिए मेरा ये ख्याल है कि उस संजीदगी की ज़रूरत है, या इस मामले को उतनी बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये उन साजिशों में से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, हमारे फाटा के इलाके में आप देखें, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। आज सिंध में ये बात शुरू हो गई है। कभी आपने सिंध में देखा था किस तरह रैलीज़ के ऊपर ओपन फायरिंग हो रही है, और सूबाइयत के नाम पे और सेटलर्स को और जो वहाँ पे लोकल्स हैं जो सिंधी हैं उनको आपस में लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये हालात दानिस्ता तौर पे जो पाकिस्तान में पैदा किए जा रहे हैं, उनके पीछे क्या वजूहात क्या हैं वो एक अलग बहस है, काफ़ी हद तक उन पर बात भी होती रहती है। लेकिन मैं सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से ये अर्ज़ करूँगा कि अभी देखिए कि 100 साल पुराने जो वहाँ पे सेटलर्स हैं, जिन्हें 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, आप उनको नॉर्मली सेटलर्स नहीं कहते। उनके दादा परदादा किसी और इलाके से, पंजाब से या किसी सिंध से वहाँ अगर माइग्रेट करके गए हैं, आज 100 सालों के बाद उन लोगों को निकाला गया है और टारगेट किया जा रहा है कि ये अगर दुकान उसकी है कि जो जिसका ताल्लुक पंजाब से है या सिंध से है या किसी और इलाके से है, तो उसको टारगेट करके मारा जा रहा है। अब ये आम हालात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें बलोचियों ने मारना होता तो वो 100 साल कभी उनको वहाँ पे ना रहने देते। अगर वो ये समझते कि ये लोग यहाँ पे आके हमारे वसाइल पे कब्जा कर रहे हैं या ये लोग आउटसाइडर्स हैं, तो वो 100 साल उनको बर्दाश्त ना करते। लेकिन आज अगर ये हालात हैं और ऐसे वाक़यात जो बलूचिस्तान में हो रहे हैं कि बसों को, मुसाफिर बसों को रोक के मुसाफिरों को नीचे उतार के उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके जो अलग अलग कौमियतों के लोग हैं उन्हें अलग करके, तो फिर हमारी एजेंसीज की, इससे पहले कहाँ हुआ? हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाअहली हुई ना फिर तो। इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं और ख़ास तौर पे वो इदारे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो FC की शक्ल में है, चाहे वो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, चाहे वो वहाँ पे और कई ऐसे एजेंसीज काम कर रही हैं, या तो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है या उनका फेलियर है। देखिए रिजल्ट देखे जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि वहाँ पे क्या क्यों हो रहा है, कैसे इसके मुहरकात क्या हैं। इस तरह TV प्रोग्राम्स पे बैठ के तो हर बंदे को आप अपनी जस्टिफाई कर सकते हैं। हर सियासी जमात यहाँ पे आपको जस्टिफाई करती हुई नजर नहीं आती। बिल्कुल, आपको यहाँ पे कोई आपको एजेंसी का बंदा बिठा दें, वो आपको अपनी जस्टिफिकेशन दे के चला जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि रिजल्ट क्या है। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, खलीज बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा फार्मूला जो अप्लाई किया हुआ था, आपको एक आखिरी बात करके आप सवाल करें, मुझे उस दिन इतना अफसोस हुआ, आप यकीन करें कि मैं सारा दिन उस दिन, आए दिन हम वाक़यात पढ़ते रहते हैं कि लोगों को कत्ल किया जा रहा है, मीडिया पे देखते रहते हैं अखबारात में। लेकिन एक वाक़या जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि एक स्कूल के प्रिंसिपल जिन्होंने अपने स्कूल में पाकिस्तान का कौमी तराना वहाँ पे उन्होंने चलाया और उसके बाद उन्हें धमकियाँ दी गई, और फिर चंद दिन के बाद जब वो अपने घर से अपनी 2 बेटियों और एक
11 साल बेटे के साथ निकल रहे थे अपनी गाड़ी पे, उन्हें टारगेट किया गया, उनकी गाड़ी पे फायरिंग की गई और उनका वो बेटा जो 11 साल का था वो शहीद हो गया और ख़ुद उनको और उनकी 2 बच्चियों को गोलियां लगी और वो अस्पताल में थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वाक़या कोई इंसान सोच सकता है या कोई मुसलमान इस वाक़े के बारे में सोच सकता है? इनकी गहराई में जाने की जरूरत है। तो कौन से हाथ से बात की है ना, इस तरह के कि जब आपकी अपनी मेहनतियां होंगी, वो जो वैक्यूम पैदा होगा उसको फौरन जो आपके दुश्मन है जो बाहर बैठे हुए हैं, इंडियंस बेसिकली प्राइमरीली जो हम बात करते हैं, जिसको हमने सो कॉल्ड मोस्ट फेवरेट नेशन का भी हमने फेवरेट नेशन का उसको खिताब भी दिया हुआ, देखें आप, तो सर वो वैक्यूम फिल करेंगे ना। रहमान मलिक साहब कहते हैं बैरूनी हाथ है, फलाना है, वो नाम भी खुल के नहीं लेते, बैरूनी हाथ तो बोल देते हैं। मुझे नहीं समझ आती है कि लेना चाहिए तो एक तरफ तो हुकूमत उनको मोस्ट फेवरेट नेशन कहलाती है, फिर उनके उन्हीं का करतूत बाकी भी हमें नजर आते हैं, लेकिन फिर हमारी अपनी नाहलियाँ और हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, हमारी अपनी कमजोरियाँ डॉक्टर साहब, ये जो बाहर की फिर वो जो मैं इस तरह कहता हूँ वैक्यूम को फिल किया जा रहा है, क्योंकि हमारे अपने जो फॉर्मूलाज हैं जो अभी तक अप्लाई करते हैं टोटल फेलियर की तरफ ले गए हमें। आपकी बात 100% एक तरह से सवाल भी है और एक तरह से मजमूई सूरत हाल पे कमेंट भी है। देखिए बात यह है कि आपकी बात पे एतमाद, चाहे वो अंदरूनी फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वहाँ पे बलूचिस्तान के लोग हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं, वो एतमाद उस वक्त करते हैं जब आपकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। शाह साहब से माजरत के साथ, मेरे बहुत काबिल एहतराम कुलीग हैं, इनके अपने भी हुक्मरान जमात से इनका ताल्लुक भी है और उनके अपने गिले के भी हैं। उन्होंने खुद असेंबली के बाहर जो है वो धरना दिया, हम इनके साथ बैठे रहे वहाँ पे, पूछ लें शाह साहब से, इनके साथ ज़ाहिर यकजहती करते रहे। वो इनके साथ नहीं था, वो बलूचिस्तान के अवाम के साथ था, इनके कॉज के साथ था। डॉक्टर साहब एक ब्रेक का इशारा कह रहे हैं, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब आप बात मुकम्मल कीजिए। मैं बात अपनी क्रेडिबिलिटी की कर रहा था कि जब वो लोग जो बलोचियों से, पश्तूनों से जो नाराज़ लोग हैं, जिस तरह शाह साहब ने कहा पहाड़ों पे उनसे बात करने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी अगर क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, उनके पे कौन उन पर एतमाद करेगा? मैं सिर्फ एक नाम लेता हूँ कि मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो सबसे ज़िम्मेदार शख्सियत है वो वज़ीर-ए-आज़म एज चीफ एग्जीक्यूटिव और उसके बाद आपके इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं, वज़ीर दाखिला। बिल्कुल ठीक। और ये जिन मामलात का लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा वज़ीर दाखिला उनके ज़िम्मेदार है और वही मेरा ख्याल है बेहतरीन गारंटी भी दे सकते हैं उन मामलात के हवाले से, उन ग्रुपों से बातचीत भी कर सकते हैं। उनकी हालत बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो पहले बयान देते हैं कि मैंने 2008 में अपनी दोहरी जो शरीयत है उसको मैंने तर्क किया है, आज बयान दे रहे हैं नहीं जी मैंने हफ्ता पहले 10 दिन पहले की है। डॉक्टर साहब उनके वो बयान के ऊपर उनको फिर फारिग भी कर दिया ना? नहीं, फारिग कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ क्रेडिबिलिटी क्या है? एक शख्स जो सरियन झूठ बोल रहा है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने, उस बात पे शर्म महसूस नहीं होती? हम सिविल जज मजिस्ट्रेट को एक अपना बयान हल्फी जमा कराते हुए 10 दफ़ा बंदा सोचता है कि मैं जो ये लिख के दे रहा हूँ इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। और इतनी बड़ी जिम्मेदार शख्सियत अगर इतना खुलेआम उसके बयानात में तजाद है, झूठ है, और आप ये कहें कि ये लोग जो आज पाकिस्तान से, जिस तरह शाह साहब ने कहा कि वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं और आज़ादी, वो इन लोगों के ऊपर एतमाद करेंगे, ये बुनियादी वजह है हमारे मसाइल के ना हल होने की। मैं ये पॉइंट जो है रिकॉर्ड पे लाना। शाह साहब मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे से कोई फर्क पड़ा? एक दूसरा मुझे ये बताएं कि आपने कहा ना चीज़ें बहुत नाजुक मोड़ पे पहुंच चुकी हैं, हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक, आपकी कई बातें बिल्कुल दुरुस्त। ये जो भी बजट हुआ, फिर NFC अवार्ड की बात करते हैं, आगाज़ बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करते हैं, दीगर, इसका ट्रिकल डाउन तो इफेक्ट हमने देखा जी ज़ीरो आया। पैसा तो इतना गया, या सरदार खा गए या पॉलिटिशियन खा गए, आवाम को नहीं मिला, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करते हैं? फैसल भाई देखें, बात असल में ये है कि आप तारीख़ को पढ़ें कि कहीं भी बंदूक के ज़ोर से, स्ट्रेंथ से, ताकत से मसले, सियासी मसला हल नहीं किया गया। ठीक कह रहे हैं। जबकि ये 64 साल 65 साल पाकिस्तान में, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में, यही कोशिश की जा रही है कि स्ट्रेंथ से मसले को हल किया जाए, सियासी मसले को, जबकि इसका हल नहीं है। एक ज़माने में सिर्फ बलूचिस्तान के लोग सूबाई खुद मुख्तारी मांगते थे, जो कि 1973 के आइन में दी गई। हमने वो भी नहीं दी। हमने लोगों को ये कहा कि जो सूबाई खुद मुख्तारी मांगते हैं वो गद्दार है। अब 30-40 साल के बाद हमें ये समझ आ गई कि भाई ये सूबाई खुद मुख्तारी कोई गद्दारी नहीं। बात असल ये कि वहाँ पे हमने कोशिश ही की, आज तक कर रहे हैं। तब लोग नाम नहीं लेते हैं, पता नहीं डरते हैं या पता नहीं क्या बात है, कि भाई जब तक आप एजेंसियों की
जो मुदाखलत सियासत में है, सिविल गवर्नमेंट में, उसको आप कम नहीं करेंगे। जब हम कहते हैं कि हम इलेक्टेड लोग हैं, जब इलेक्ट आपको केवल आते हैं, लोगों से मैंडेट लेके आते हैं, जबकि आइन में भी है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जमहूरियत है, तो जमहूरियत को रहना चाहिए। और जमहूरियत के लिए आप क्या करना है, आपको चाहिए जो अदारे अपने दायरा कार में, जो जिसकी आइन में उसकी इख्तियारात दी गई, उसमें काम करें। अब ये सारे काम जो है ये सिविल गवर्नमेंट की है, जाके मुज़ाकरात करना, लोगों से बातचीत करना, लोगों से बैठना, लोगों से उठना, ये नहीं है कि सूबाई सिविल गवर्नमेंट और काम में लगे अपने हुकूमत करने में, और बाकी फोर्सेस जो है वो मसले को हल करना शुरू करें। अब आप ये बताएं कि कोयटा में, बलूचिस्तान में एफसी मौजूद है। मैं हैरान हूँ कि एफसी कुछ बयान देता है, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ बयान देता है, गवर्नर साहब कुछ बयान दे रहे हैं, चीफ जस्टिस जाके कुछ बयान दे रहे हैं, सबके बयानात में तजाद है। किसका बयान? आखिर किसकी हम मान लें? हम कौन सी बात मान लें? हम IGFC साहब की मान लें, जो कहते हैं सिर्फ 40 लोग जो है मिसिंग पर्सन, हम सियासी मुदाखलत नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरी तरफ पिछले IGFC खुद कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड चैनल पे, किसी प्राइवेट चैनल में कहा कि मेरे कबीले के लोग, हज़ारा कबीले जो है वो टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं। फिर वहां आप देख लें कि जो अहले तसन्नुह की उलमा को कौन मार रहा है, कौन उनको टारगेट कर रहा है, कौन मार रहा है? देखो ये वो एलिमेंट्स है कि चाहते हैं कि वहां पे फिसाद हो, बलूचिस्तान में अमन ना हो, कोयटा में अमन ना हो, वहां पे फ़िरक़ावारियत हो, जबकि फ़िरक़ावारियत नहीं है पूरी पाकिस्तान में, शिया सुन्नी के फिसाद नहीं है। ये मैं आपके चुनाव में नजर आता है, आगे हर जगह में नजर आता है। या वहां पे कौमियत की फिसाद पड़े, बलोच पश्तून की, बलोच हज़ारा की नफरतें ज़्यादा हो, पश्तून हज़ारा की नफरतें ज़्यादा हो। इसी तरह वहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि लोगों को दस्तु गिरबान किया जाए। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे अर्ज की कि वो क़ुव्वतें जो हमें समझते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो ईरान के साथ है, मैंने आपसे क्लियर इसी बात इसीलिए कौन सी चले मैं बताता हूँ आपको ना, वो ये समझते हैं कि हमारी इंटरेस्ट ईरान के साथ है, जबकि हम ईरान की सियासत नहीं करते। हमारी उसके साथ बिल्कुल ठीक है, मजहबी हमारे उसके साथ लगाव है, मगर उसकी पॉलिटिक्स, ईरान अपने एक ममलकत है, उसकी अपनी एक खारिजा पॉलिसी, उसकी अपनी एक बॉर्डर है, हमारे उससे क्या काम, ठीक है। दूसरी एक कौमियत के लिहाज से अफगानिस्तान में जो हज़ारा बसते हैं तो वो अफगानिस्तान में बसते हैं, उनकी पॉलिटिक्स जाने, वो शमाली इत्तेहाद की पॉलिटिक्स करते हैं, वो इंडिया के साथ उनके इन्फ्लुएंस से बात है ना। हम जो कोयटा में रहते हैं, हम तो सदियों से रह रहे हैं, हम तो एज ए पाकिस्तानी, एज ए बलूचिस्तानी रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब वो कोई ये समझ रहा है कि शायद ये, मैं अपनी बात करता हूं कि शायद ये इनके इन्फ्लुएंस ईरान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है, जबकि नहीं, ये बात नहीं है। और दूसरी क्या है, क्या सर ये जो कुव्वतें हैं, सर मुझे पहले सिर्फ ये क्लियर जहां भी शाह साहब, ये कुव्वतें हमारी एजेंसीज हैं, हमारी ISI है, हमारी MI है, या हमारी FC है, जो भी है, या फिर कोई बाहर के लोग हैं? मुझे अब तक क्लियर नहीं है। बाहर के मुझे मेरे भाई, आप मुझे बताएं कि आज तक बाहर से किसी ने आकर मुदाखलत की खुद, यानी कि हम खुद अंदर बैठ के, एक चीज हम अंदर बैठ, तो इसका मतलब ये कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, चाहे वो शिया को मारा जा रहा है या सुन्नी को मारा जा रहा है, कह रहे हैं कि वो हमारी एजेंसीज का अपना काम है, इन दोनों को आपस में लड़ा। चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ने खुद ऑन द रिकॉर्ड क्या कहा? क्या कि FC इन्वॉल्व है, हमारे पास शवाहिद मौजूद है? नहीं कहा चीफ जस्टिस ने, कहा उसने, और ये पेश नहीं हुए, पहले तो पेश नहीं होते थे। और क्या उस मसले का क्या बना? मैं तो यहाँ तक पहुंचाऊं आपके चैनल से, मुझे बात करने दे। कहा ये गया चीफ जस्टिस साहब को, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी जाके कोर्ट में पेश होके कि हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। अब इन कैमरे की ब्रीफिंग का मतलब क्या है कि देयर इज नथिंग। मैं तो ये कहूंगा कि शायद चीफ जस्टिस को भी चक्कर दे रहे हैं, बस ये बात आप समझ जाए। जब इन कैमरे की बात आ गई, इन कैमरे की जो बात आ गई, इन कैमरे में आपको कोई चीज बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक बात। ये जो टारगेट किलिंग कौन कर रहे हैं, मिसिंग पर्संस क्यों है, मसरकशुदा लाशें क्यों मिल रही है, ये हालात क्यों इस तरह है,
शाह साहब की, मैं आपकी बात, डॉक्टर साहब आप शाह साहब की बात से एग्री करेंगे? वो कह रहे हैं कि जो कुछ किया जा रहा है बलूचिस्तान में वो हमारा अपना किया जा रहा है। देखिए बात यह है जी कि मैं शाह साहब की बात से इस हद तक ज़रूर इत्तफाक करता हूँ कि अगर बैरूनी साजिशें भी हैं, वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान जिनकी नज़रों में खटकता है, पाकिस्तान जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान ने तरक्की की, जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम ने तरक्की की, पाकिस्तान आज वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एक एटमी कुव्वत है। ये सारी बातें कोई मामूली नहीं है, ये बहुत सारी जो अब साजिशें जो हो रही हैं, मैं ये एक बात कर्ज करना चाह रहा हूँ, जो शाह साहब की बात को मैंने कहा मैं इत्तफाक करता हूँ, इस्तेमाल उन साजिशों में फिर हमारे लोग हो रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। आप दुनिया के किसी मुल्क में, चले पेशतर ममालिक कर लें, आप शायद किसी इंडियन को इंडियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना मुश्किल हो, शायद किसी बरतानवी शहरी को बरतानिया के मफादात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना मुश्किल हो। अमेरिकन एक सोसाइटी ऑफ इमिग्रेंट्स है, सारे लोग बाहर से आके वहाँ पे अमेरिका में मोर देन 50%। आप किसी अमेरिकन को आप अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करके दिखाएं। पासपोर्ट पाकिस्तान का बनवाना कोई मसला ही नहीं है। अफगानिस्तान की इकॉनमी, अफगानिस्तान के दाखिली हालात, खारजी हालात हमसे बदतर है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बदतरीन है, लेकिन आप अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बनवा के दिखाएं। ये वो बातें हैं जिनकी वजह से आज ये नेशनलिज्म, डॉक्टर साहब नेशनलिज्म, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी क्या वजूहात हैं कि हम इन साजिशों का हिस्सा भी एक ब्रेक का इशारा आप इसे शुरू करूंगा। बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की नेशनलिज्म के, हम अभी तक जी अभी हम इन हालात में, जब मतलब पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो रहे हैं, हम मजीद सूबों की बात करते हैं कि जनाब, और लसानी बुनियादों पर टेक्निकली अगर डिटेल में चले जाएंगे तो एक लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा ये, लेकिन एनीवे ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब ने रेज किया बात कि नेशनलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त मिसिंग है हमारे अंदर, और जो वजह बन रही है दूरियों की, दैट इज नेशनलिज्म। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब बड़ी दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें रेज होंगे, वक्त कम होगा, मैं चाहूँगा क्विकली इनके ऊपर रोशनी भी डालें। एक तो चीज़ ये कि सर आपने कहा कि लोकल बंदा है, सर बहुत पैसा दिया हुकूमत ने, पिछले अभी 5वां बजट भी दे दिया, इस बजट में भी अनाउंसमेंट हुई और ठीक ठाक मेरे ख्याल में पहले इतना पैसा नहीं दिया गया। अब से वो पैसा शुरू में भी मैंने शाह साहब से भी फरमाया कि शाह साहब को मैंने कहा जनाब सरदारों को दिया जाए, पॉलिटिशियंस को दिया जाए, किसको दिया जाए? प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई ना कोई इसके अंदर प्रॉब्लम बन जाती है, चाहे फौज करे, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट करे, चाहे कोई भी करे, वो पैसा सर नीचे ट्रिकल डाउन नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनी, कॉलेजेस नहीं बने, कोई हेल्थ के यूनिट्स उस किस्म के नहीं बने, कोई बड़ा मेजर प्रोजेक्ट नजर नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म ने चला ऐलान कर दिया, वो देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। तो सर आम आदमी की जब बुनियादी बेसिक साफ पीने का पानी मैसर नहीं, तो सर वो क्या, वो मुझे बताएं ना। शायद आपके इस प्रोग्राम में कहा था कि मैं, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं नेशनल असेंबली की, मैं सैफरन कमेटी है जो हमारे फाटा के एरियाज़ को डील करती है, मैं उसका मेंबर हूँ। उसकी ब्रीफिंग में हमें ये बताया गया कि सिर्फ जो गैर मुल्की इमदाद पिछले 3 सालों में आई है, बलूचिस्तान के वाले से नहीं, मैं फाटा की बात कर रहा हूँ, जो 7 एजेंसीज हैं फाटा की, ठीक है, और सारी जो मोहम्मद एजेंसी, सारी जो एजेंसीज हैं, बाजौड़ वगैरह, 10 अरब रुपया एक एजेंसी को मिला है। 10 अरब रुपया सिर्फ गैर मुल्की इमदाद, जो पाकिस्तान से पैसे वो छोड़ दें, जो एनजीओ के थ्रू पैसा बाहर से आया है। लेकिन जो MNAs थे जो हमारे साथ बैठे थे उस मीटिंग में, उन्होंने कहा जी 10 करोड़ रुपया भी मौके पे हमें नहीं मिला। वो कहाँ गया डॉक्टर साहब पैसा? वो पता नहीं कहाँ गया। वहाँ पे बीच के अंदर जो 675 बंदा बैठा हुआ है, जा सकता कोई वहाँ पे, हम नहीं जा सकते बीइंग वहाँ पे कमेटी मेंबर। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारी जो खून की रगों के अंदर जो करप्शन हमारी सलाहियत कर चुकी है, उसने इस मुल्क में ना कोई इदारा छोड़ा है, ना कोई पेट्रियाटिज्म छोड़ा है, ना कोई कौमियत की जो आप बात कर रहे हैं ना वो छोड़ी है। बलोचिस्तान में अभी एक MPA को, मुझे बहैसियत MNA डेवलपमेंट के कामों के लिए अपने हल्के में 1 साल में 1 करोड़ रुपया मिलता है, और अगर मैं बलोचिस्तान का MPA हूँ तो बलोचिस्तान के MPA को 40 से 50 करोड़ रुपया 1 साल का मिल रहा है। आप जरा वो अंदाजा लगाएं कि महीने में कितना करोड़ बनता है वो, और कितना पैसा लगा है वहाँ पर, ये भी तो देखना है। वहाँ पे अगर लगने की बात करें तो मेरा ख्याल है अगर 20% भी 25% भी वहाँ पे लग जाता बलोचिस्तान में, तो बलोचिस्तान का नक्शा तब्दील हो जाता। इसी तरह वहाँ पे जो बड़े नाम है जिनको वहाँ पे रॉयल्टी के नाम पे और बाकी जो पैसे मिले हैं वो भी कोई कम नहीं है, वो भी तादाद अरबों में है। अब ये चैनल ठीक नहीं है, ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, डेवलपमेंट उनके थ्रू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं होगी तो जिन और लोगों के थ्रू होगी वो भी इदारे हैं, जैसे मैंने फाटा के आपको बताया, ये पैसा थ्रू MNAs नहीं गया,
फाटा सेक्रेटेरिएट के थ्रू गया है। अब वो 70 अरब रुपया किधर गया है? फाटा सेक्रेटेरिएट के थ्रू गया है, तकरीबन नामो निशान बिलियन नहीं है डॉलर उसका। शाह साहब मुझे ये बताएं कि सर फिर तो उसका मतलब है ना कि ये बुनियादी तौर पे करप्शन और बैड गवर्नेंस की नजर हुआ है ये सारा किस्सा। हम लॉ एंड ऑर्डर पे बाद में आ जाएंगे, तो फिर इसमें सर किसका कसूर है, फेडरेशन का या लोकल बलूचिस्तान की? मैं तो पहले ये बात करूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बैरूनी, आपने कहा कि बैरूनी हाथ बलूचिस्तान में मौजूद है या कहा जा रहा है। किसने मौके दी उसको बैरूनी हाथ को? हमने दी ना। बांग्लादेश को किसने मौके दी? मशरक़ी पाकिस्तान को हमने खुद दी ना। ये आपका सवाल का जवाब। दूसरा, डॉक्टर साहब ने कहा कि तरक्की, इन्होंने कहा पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, लोगों की आंखों में खटकता है। ठीक है, एक एटम बम बनाया, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। आप मुझे ये बताएं, लोगों को रोटी मिल रही है? लोग गुर्दे बेच रहे हैं, लोग बच्चे बेच रहे हैं, खुद को लोग मुर्दे के गोश्त खा रहे हैं, लोग मुर्दे की हड्डियां बेच रहे हैं, लोग मुर्दों के साथ जिना कर रहे हैं। आपकी प्लीज एक मिनट, तरक्की की बात की आपने, बाहर जो मैंने तरक्की की बात की है ना, वो आपकी सड़कें और नालियां नहीं देखते। प्लीज एक मिनट, वो आपको ये अभी अपने बारे में एक इस्लामी मुल्क के आपके मेरे भाई, आपके एक रिपोर्ट है, 1 लाख खवातीन पाकिस्तान में गुर्बत से जिस्म फरोशी कर रही है। ये तरक्की है? इसको आप तरक्की कहते हैं? शाह साहब मैं आपको एग्री करता हूं कि बहुत सारे 7 करोड़, बात सुने, 7 करोड़ लोग साफ पीने के पानी उनको मैसर नहीं है। ये तरक्की है? इसको तरक्की आप कहते हैं? ये तो तरक्की नहीं है। दूसरा रह गया, आपने कहा डेवलपमेंट। पार्लियामेंटेरियन का काम डेवलपमेंट नहीं है। अगर पार्लियामेंटेरियन का काम डेवलपमेंट है, फिर जो आपने ये अदारे पाले हैं, ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ आपने पाले हैं, इनको जो बड़े बड़े अदारे पाले हैं, इनको घर भिजवा देना। फिर पार्लियामेंटेरियन के जरिए आप नाली बनवा लें, वक्त का मुझे सड़क बनवा लें। मुझे आप ये बताइए प्लीज एक मिनट, वक्त का मुझे, ये सिर्फ और सिर्फ देखो ना, ये रिश्वत है। ये जो डेवलपमेंट दी जाती है, इसमें से ये रिश्वत है कि आप इसमें से अपने लिए भी कुछ निकालो और कुछ खर्च करो अपने हल्के में। मुझे आप ये बताएं, और आपके चैनल के थ्रू, बिल्कुल इस बात आपके चैनल के थ्रू से मैं सारे लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं आप प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त करता हूं, या पार्टी से, तो जहां डेवलपमेंट किसी को दिए, चाहे वो सूबाई असेंबली है, चाहे कौमी, चेक एंड बैलेंस हो। एक मिनट, चेक एंड बैलेंस नहीं, ऑडिट किया जाए, ऑडिटर बिठाया जाए, एक पार्लियामेंटेरियन के ऑडिट किया जाए। अगर जो इसमें मुलव्वस पाया जाए, इसमें करप्शन में मुलव्वस पाया जाए, वो आइंदा उसको बैन किया जाए। शाह साहब मुझे इतना बताएं, ये कह रहा हूं, शाह साहब आप मुझे बताएं कि मुझे आप सब ये बताएं कि ये जो अभी बजट मिला है, जो पैसे मिले हैं, ताकि उससे मुतमईन का पानी हो। ये जो बजट पेश हुआ है, देखो मैं बताऊं, पाकिस्तान में यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड है मेरे भाई। फैसल साहब आप खुद भी अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ 64 साल से डबल स्टैंडर्ड चल रहा है, तबकाती निजाम है, अभी भी नहीं। एक बात सुनो, ये बजट जो बनी है, ये बजट गरीब आवाम के लिए नहीं है, ये उन मुराद याफ्ता तबके के लिए है जो पहले से मुराद याफ्ता है, और फिर उसको मुराद दी जाएगी 20% तनख्वाह। मैं आपको बताता हूँ, 20% तनख्वाह बढ़ा दी। अब मुझे ये बताए, जो ग्रेड 17 से लेके 22 तक, उसको उसकी तनख्वाह में कितनी इजाफा होगा, और ग्रेड 1 से लेके 16 तक उसकी तनख्वाह में कितनी इजाफा होगी। देखो ना, फायदा किसकी हुई? वो पहले से वो मुराद याफ्ता है, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आप देखो ना, बहुत सारी चीजें, अगर आप इंसाफ करना है, बिल्कुल, अगर इंसाफ करना है तो उनकी मुराद में कमी किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, और ये छोटे छोटे लोगों को दिया जाए, छोटे तबके को दी जाए। शाह साहब बहुत बहुत मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त क्योंकि मेरे पास बिल्कुल मुझे बताएगा कि खत्म। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट, इंपॉर्टेंट इशूज़, और ये कोई इतनी जमा तफरी सिंपल नहीं है, ये बड़ी कैलकुलेट